Hello student, welcome to Chemistry Planet. Myself Dr. Satyam Mishra. Today we are going to discuss on the topic structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है। हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं नीट 2020 और जेई मेन 2020 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्रैश कोर्स का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि एटम जो है वो मिल के बना होता है बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से, इसमें के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपन E-, प्रोटॉन को P और न्यूट्रॉन को N से इंडिकेट करते हैं, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का 1/1836 होता है, प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का 1 होता है। आपके सामने जो डिस्प्ले पर टेबल दिख रहा है इसी को मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है। दूसरा मास, अगर बात की जाए केजी में, तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.109 10⁻³ kg होता है, प्रोटॉन का 1.673 10⁻27 kg होता है और न्यूट्रॉन का 1.675 10⁻27 kg होता है। अगर AME में मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का 5.485 × 10⁻⁴, प्रोटॉन का 1.007 अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर है और न्यूट्रॉन का 1.008 है। ओवरऑल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास AMU में ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। चार्ज जो है कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.602 × 10⁻19 कूलम्ब है, प्रोटॉन के ऊपर 1.602 10⁻19 कूलम्ब ही है, ठीक है। जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, बिकॉज न्यूट्रॉन क्या होता है, अनचार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। एक्चुअल चार्ज देखा जाए ESU में तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर 4.8 10⁻20 है, प्रोटॉन के ऊपर भी 4.8 10⁻10, ठीक है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं होता, ओके। अब आते हैं कुछ बातें यहाँ पे मैं अपन देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से एटॉमिक मॉडल यहाँ पे दिए गए थे। तो 3 मॉडल दिए गए थे, एक था आपको थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, दूसरा था रदरफोर्ड का, तीसरा है बोर्ड्स मॉडल। हम लोग यहाँ पे थोड़ी बातें कर लेते हैं कि एटॉमिक मॉडल में थॉमसन का मॉडल क्या था। थॉमसन के मॉडल को अपना वाटर मेलन मॉडल भी बोलते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल में थॉमसन ने बताया था जिसे वाटर मेलन होता है और वाटर मेलन की जो सीड है वह इलेक्ट्रॉन है, अब बाकी जो रेड दिखता है वह हमारा प्रोटॉन है। मतलब कि एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। पूरा एटम स्फेरिकल शेप में स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, एक गोला है पॉजिटिव चार्ज का जिसके ऊपर की इलेक्ट्रॉन उसमें फंसा हुआ है, एम्बेडेड है। इसका लिमिटेशन है could not satisfactorily explain the result of scattering experiment carried out by रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था स्कैटरिंग पैटर्न का वह फुलफिल नहीं कर रहा था, उसको फॉलो नहीं कर रहा था, तो थॉमसन का यह मॉडल फेल हुआ। जैसे ही थॉमसन का मॉडल फेल होता है उसके बाद आया आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके कुछ अपने पोस्टुलेट्स थे, जिसके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट ऐसा है। पहला, एटम्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सारे पॉजिटिव चार्ज और मास एटम के न्यूक्लियस में मतलब था। न्यूक्लियस को अपन वहाँ पे एक बहुत ही न्यूक्लियस कॉन्सेंट्रेटेड, रिजिड और टफ था, जिसका वॉल्यूम ओवरऑल एटम के वॉल्यूम से बहुत ही कम था। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। तीसरा, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लिमिटेशन सुन लो। कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इनके अलावा भी रदरफोर्ड ने जो गलती की थी कि अपने एटम के मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर कर दिए थे, जबकि सोलर सिस्टम में सब कोई एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है एटम में और हमारा प्रोटॉन फिक्स है। दूसरा चीज़, जो सोलर सिस्टम है वो बहुत ही बड़ा सिस्टम है और एटॉमिक मॉडल जो है बहुत छोटा है, हम एटम को ही नहीं देख सकते। उसके अलावा एक और भी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट इसमें काम किया था। ऐसा मानना था कि रदरफोर्ड का कि प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है सर्कुलर मोशन कर रहा है, जहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स बताता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करता है तो एक टाइम आता है कि दोनों आपस में कोलैप्स कर जाएंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल
physics, when a charged particle occurs circular motion with respect to another charged particle, it is quite possible as the time proceed, their distance becomes shorter and it may be possible they collapse with each other. उनके बीच में कोलैप्स हो जाते हैं. जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोलैप्स कर जाएगा तो स्टेबिलिटी की कोई बात नहीं होगी. यह दोनों मॉडल जब फेल हुए उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आता है. रदरफोर्ड के रदरफोर्ड नहीं, नील बोर का मॉडल आया. नील बोर को अपन बोर मॉडल बोलते हैं. बोर मॉडल को अपन डायरेक्टली ऐसे नहीं समझ सकते. बोर मॉडल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझना पड़ेगा. और जब इतना देखेंगे ही तो साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको भी देख लेंगे. फिर आएंगे बोर के मॉडल पे. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ आजकल खूब ट्रेंड कर रहा है, क्वेश्चन पूछा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्टेयर, आइसोमॉर्फ, ऐसे करके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं. ठीक है. इस कुछ एटॉमिक टर्म है जैसे हम जानते हैं, फटाफट एक लाइन में बोलते निकल जा रहे हैं. एटॉमिक नंबर है जिसको अपन जेड से इंडिकेट करते हैं, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम जो भी है उसके बारे में बताता है. मास नंबर जिसको ए से इंडिकेट करते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम. प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने से जो मास बनता है उसको मास नंबर बोलते हैं और ए से इंडिकेट करते हैं. फिर अपना न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, सो दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स. ओके. आइसोटोप, बेटा एक काम का चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार. एटम्स ऑफ द एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. एटम्स ऑफ द एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर. एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, क्या कहलाएंगे? आइसोटोप. आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? अलग अलग होती है. केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होती है. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप H11, H12 और H13 सामने मेंशन है. और भी नेक्स्ट चीज़ है आइसोबार. एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. मास अलग है और नंबर सेम है, आइसोबार है. जैसे फॉस्फोरस P1532 और P आपको S1632. यहाँ पे मास नंबर कैसा है? सेम है. एटॉमिक नंबर क्या है? अलग है. फॉस्फोरस अलग है, सल्फर अलग है, बट दोनों का मास क्या है? सेम है ना यहाँ पे. नेक्स्ट है आइसोटोन्स. एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास नंबर. एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास नंबर. न्यूट्रॉन सेम है, प्रोटॉन या मास नंबर अलग अलग है. जैसे कि C14 आपको C14 O16 और N15 यहाँ पे. अब देखो कार्बन भी यहाँ पे 6O8 और N7. आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है भाई, इसको याद रखना. आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स इस बार भी आया था, लास्ट टाइम भी आया था, उससे पहले भी आया था. आइसो इलेक्ट्रॉनिक. एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आई रिपीट, सॉरी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज N2, CO और Cn. N2 में उठा के चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 दूना 14. CO में चेक कर लो कितने हो गए, यहाँ पे 8 6 14. और Cn माइनस है, 6 7 कितना हो गया 15, एक माइनस है तो 16 हुआ ना. आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसको हाईलाइट कर दूँ मैं, लो यहाँ से कर दिया. इसको याद रखना है, इसको याद रखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक को. ठीक है. फिर न्यूक्लियर आइसोमर. न्यूक्लियर आइसोमर थोड़ा सा दिन पढ़ ले, अपन हाइड्रोजन पढ़े थे ना, तो आपको न्यूक्लियर आइसोमर मिला था. तो बताया जाता है एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर बट विथ डिफरेंट रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी. आई रिपीट, एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर बट विथ डिफरेंट रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज. एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर आइसोमर इज यूरेनियम. हाफ लाइफ 1.4 मिनट होता है और यूरेनियम जेड है, हाफ लाइफ आपको 6.7 आवर होता है. देखो ये का 1.4 मिनट है, दूसरे का 6.7 आवर्स है. नेक्स्ट है आइसोस्टर. मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड आल्सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसोस्टर. मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एटम्स भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, जैसे कि N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. अब आप बोलोगे सर आइसोस्टर जो है यहाँ पे, आप बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है.
हाँ, तो आइसोस्टर वाले केस आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, लेकिन सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर नहीं होते हैं। फिर से बोलता हूँ, आइसोस्टर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, लेकिन सारे आइसोस्टर आइसो हाँ, आइसोस्टर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, बट सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और थोड़ी बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। एक ऐसा वेव जिसके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर वेव आया है यहाँ पे तो आपको 2-3 बातें हम डिस्कस कर लें, वेव नंबर, वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड। देखो, वेव नंबर जितना ज़्यादा होगा ना उस वेव की एनर्जी उतना ज़्यादा होगी, और वेव लेंथ जितना ज़्यादा होगा ना वेव की एनर्जी उतनी कम होगी। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 मिनट में 1 सेकंड में सॉरी 1 सेकंड में कितने वेव्स जनरेट हुए वहाँ पे होता है ना एक हाइट पे, और आपको हाइट ऊपर होता है ना, और बोलते हैं ना उसको नीचे को डेप्थ बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं, जहाँ मेजरमेंट होता है। एक वेव सर्कल कंप्लीट करने में एक सर्कल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वन वेव नंबर का वेव लेंथ का मेजरमेंट होता है। सबको मालूम होगा वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। डायरेक्टली काम के बात पे आते हैं अपन, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जहाँ पे हमें देखो यहाँ वेव नंबर निकालना होता है या वेव लेंथ निकालना होता है। यहाँ पे एक नया टर्म आता है रेडबर्ग कांस्टेंट, उनके हेल्प से। ठीक है, उसके फॉर्मूला की बात करते हैं, इसी फॉर्मूला के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है, नीचे दिख रहा है ना ये भाई, सेलेक्ट यार, हाँ देखो ये हमारा फॉर्मूला है ना एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए। यहाँ पे 1/λ इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, n1 n2 जो है ना इंटीग्रल वैल्यू है, RH जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 108978 पर cm होता है। 108978 पर cm यह रेडबर्ग कांस्टेंट इसकी वैल्यूज है। ओके, अब यहाँ पे 2 चीज़ आया है, n1 n2 इंटीग्रल वैल्यू है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आते हैं स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर। आप लोगों को याद होगा वहाँ पे पढ़ते हैं अपन लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाइसन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पिपेंट सीरीज और हेम्प्रे सीरीज ना, अलग अलग सीरीज आते हैं। यहाँ पे जो है ना n1 और n2, हमेशा n1 की वैल्यू से कम एक ज़्यादा n2 की वैल्यू होगी। कहने का मतलब अगर हमारा n1 1 है तो n2 का वैल्यू कम से कम 2, 3, 4, 5 होंगे। अगर हमारा n2 जो है n1 हमारा 2 है तो n2 जो है वो 3, 4, 5 होंगे। जो भी वैल्यू हम n1 का लेंगे उसमें से +1 कम से कम रखेंगे, क्योंकि n1 लिमिटिंग लाइन होता है, लोअर होता है, और n2 जो होता है उसके लिए हायर होता है। जो भी हम वैल्यू लें, n1 उसका लोअर वैल्यू होता है और n2 उसका हायर वैल्यू होता है। इसको लिमिटिंग लाइन बोल सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसका मिनिमम कम से कम यहाँ तक जाएगा। अब देखो सीरीज पे आते हैं, सीधे सीधे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब इस सीरीज में सामने फॉर्मूला भी दिख रहा है ना, हाँ पहला है, अगर n1 में n1 हमारा इक्वल टू 1 है तो n2 इक्वल टू 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। और ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन को बोलते हैं अपन लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? लाइमन सीरीज। और इसका रीजन होता है कहाँ से निकल के आया, सोर्स जो होता है ना, सोर्स वह यूवी होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है। वही अगर n1 इक्वल टू 2 है तो n2 इक्वल टू 3, 4, 5 होगा, और उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। यह विजिबल है। यहाँ पे एक बात ध्यान में नोट करना, पूरे स्पेक्ट्रल लाइन में केवल एंड केवल बाल्मर सीरीज एक ऐसा सीरीज है जो कि हमारा विजिबल होता है। केवल बाल्मर सीरीज ही विजिबल है, बाकी और कुछ भी नहीं दिखता है अपने को। ठीक है भाई, कोई भी विजिबल नहीं होता। तीसरा है, अगर हमारा n1 इक्वल टू 3 है तो n2 इक्वल टू 4, 5, 6 होंगे। और स्पेक्ट्रल लाइन पार्सन सीरीज है, इसका रीजन होता है IR, इंफ्रारेड इसका रीजन होता है, तो इसका सोर्स इंफ्रारेड में पाया जाएगा। अगर n1 इक्वल टू 4 है तो n2 इक्वल टू 5, 6, 7 होगा, और इसको स्पेक्ट्रल लाइन इसका ब्रैकेट सीरीज होगा, इसका भी सोर्स इंफ्रारेड ही होता है। अगर हमारा n1 इक्वल टू 5 है तो n2 इक्वल टू 6, 7, 8 सो ऑन, एंड इसको बोलते हैं पिपेंट सीरीज, इसका भी सोर्स आपका IR होता है। अगर n1 इक्वल टू 6 है तो यहाँ पे n2 इक्वल टू 7, 8, 9 होगा, और उसको बोलते हैं हेम्फ्रे सीरीज, बोलते हैं इसको हेम्फ्रे सीरीज, और उसका रीजन भी नियर IR होता है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से हम फ्रिक्वेंसी वेव नंबर, वेव लेंथ या रेडबर्ग कांस्टेंट दिया रहेगा,
या n1 की वैल्यूज निकालते हैं अपन। इसी फॉर्मूला को आगे अपन बोर्ड्स इक्वेशन में भी यूज करने वाले हैं, बोर्ड्स मॉडल में भी। अब इन बात का स्पेक्ट्रल लाइन बहुत सारे लोगों को अगर भूल गया होंगे तो मैं बता दूं, जो अपन हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं या फिर उसके ऊपर ऐसे ही ठीक है गैस, हाइड्रोजन गैस को अपन बर्न कराएंगे तो वहाँ से कुछ स्पेक्ट्रल लाइन दिखते हैं जो हमें दिखेगा। दो टाइप का स्पेक्ट्रल लाइन होता है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जितना है ना ये सब एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है, एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। मैं एक्सप्लेन करना अगर शुरू करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा कि ये कैसे कैसे होगा, पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस सबकी बातें होगी डिटेल में। अगर किसी को इसके बारे में जानना है, ठीक है, तो आप अलग से आप कांटेक्ट करें, आपको बताएंगे फिर डिटेल में, किसी को अगर भूल गया हो तो। लेकिन अभी हमारे कंपटीशन के लिए वो ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए है। ओके, चलिए ये सीरीज है। इसके बाद इसी को समझते हैं कैसे यह लाइन दिखता है। यह हमारा लाइन है, देखो सामने दिख रहा है ना, यह हमारा लाइन है, जहाँ लाइन में यह एनर्जी का डायग्राम है। देखो यहाँ पे N1 है, लाइमन सीरीज है, एनर्जी कितना है -1312 किलो जूल है ना, कम एनर्जी है, जैसे जैसे कम होते जाएगा ना इधर बढ़ते जाएगा। दूसरा N2 है, क्या है, बाल्मर सीरीज, मतलब जब लाइमन सीरीज था तो N1 है यहाँ पे और N2 क्या है, N1 है लाइन में है ना, N1 है लाइमन सीरीज के, और N2 क्या है, N2 भी है, N3 4 5 6 7 और क्या इनफाइनाइट तक जा रहा है ना भाई, जा रहा है कि नहीं इनफाइनाइट तक बेटा। तो लोअर लिमिट है ना N1 लाइमन हुआ, वैसे ही अगर लोअर लिमिट N2 है तो बाल्मर हुआ, ठीक है। इसकी एनर्जी कितना -328 किलो जूल, और इसका अपर लिमिट क्या है, N2 का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट। वैसे ही पास्टन सीरीज था ना, यहाँ पे N1 = 3 है तो पास्टन सीरीज है जिसका वैल्यू कितना है भाई, एनर्जी -146 किलो जूल है, और उसका N2 वैल्यू क्या होगा 5 6 7 सो ऑन। ऐसे ही ब्रैकेट के लिए फिफेंट के लिए है। तो यह स्पेक्ट्रल सीरीज का लाइन है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रेस्पेक्ट में, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रा है, ठीक है। कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसको फिर पढ़ेंगे, अभी आ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को यूज करते हुए बोर मॉडल पढ़ने वाले हैं। यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ध्यान से देखो, आपका जो ये दिख रहा है ना, या मेटल, या आपका जूम कर थोड़ा सा मुझे सेलेक्ट कर देने दो, कहाँ सेलेक्ट होगा भाई, हाँ ये मेटल है आपका, ये जो मेटल दिख रहा है ना मेरा, जहाँ से मैं घुमा रहा हूँ हाथ, देखो ये मेटल है ना आपका, ये एक सरफेस है, क्या है, ये सरफेस है, ध्यान से देखना, एक मेटालिक सरफेस है। और ये हमारा रेडिएशन है, ये क्या है, रेडिएशन मतलब सोर्स है, लाइट है, या सनलाइट भी हो सकता है, वाइट लाइट भी है जो अपन घर में यूज करते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। और ये हमारा मेटालिक सरफेस है, क्लियर। अब इसको एक सर्किट बना दिया गया है कंप्लीट करके, एक सर्किट बनाया गया है इसको कंप्लीट करते हुए। होता क्या है समझो, जब इस रेडिएशन से, मतलब सोर्स से, वाइट लाइट से या सन से, कहीं से भी लाइट आएगा, इस मेटालिक सरफेस पे आता है, टकराता है, इस सरफेस पे पड़ने के कारण आके टकराता है, तो इसके टकराने से, ठीक है, इसके टकराने से यहाँ से मतलब करंट, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इससे दिख रहा है ना, E- निकल रहा है ना एरो के साइन में, इससे क्या निकलते हैं, इसके स्ट्राइक होने से यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन। और यह इलेक्ट्रॉन जब मोशन में जाएंगे तो इससे करंट निकलेगा, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलेंगे इसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से बोलो, व्हेन अ light of appropriate wavelength strike on the surface of metal, then electrons will eject from the surface of metal, and due to the motion of these electrons a current is obtained which is known as photoelectric current, and these all phenomena will be photoelectric effect। ओके, अब देखो हमारे पास ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रेडिएशन आया और करंट निकल गया डायरेक्टली, नहीं, इसमें कुछ बातें होती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, लिमिटिंग लाइन क्या होती है, उन सब का ही बात करना है। बताया जाता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन इट। दूसरा, मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। कम से कम कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी, कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा जिससे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और उस फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ओके, या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इसी को बोलते हैं। एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। हाँ, यह एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ से ना,
जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसका एनर्जी जो है ना, इसका एनर्जी टोटली एंड टोटली इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, सोर्स लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर बताया जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है एच बी माइनस एच बी नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। एच बी माइनस एच बी नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर के फिर से अपन निकालते हैं, जहाँ पे हमारा बी नॉट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फिर आगे आते हैं अपन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मतलब बात करता है पैकेज ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट। पैकेज ऑफ लाइट को अपन क्वांटा बोलते हैं, पैकेज ऑफ लाइट को अपन क्वांटा बोलते हैं। इस सब बातों को, लाइट जब चलता है तो अकेले नहीं होता है, पैकेज की फॉर्म में चलता है, एक पूरा पैकेज चलता है उसका। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैक्स प्लैंक्स ने स्टडी किया, जिसको अपन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। बताया जाता है सब्सटेंस रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट। सब्सटेंस रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द एनर्जी डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट। मतलब कोई भी सब्सटेंस है रेडिएशन के फॉर्म में, वहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, क्या बोलेंगे इसको, मतलब कोई भी सब्सटेंस एनर्जी निकाले या एनर्जी एब्जॉर्ब करे, वो कभी भी लगातार नहीं होता है। ठीक है, कंटिन्यूसली नहीं होता है डिसकंटिन्यूसली। और जिस फॉर्म में वो रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है उसको एनर्जी पैकेट बोलते हैं। और उसी एनर्जी पैकेट को अपन बोलते हैं क्वांटा। द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। ठीक है, यहाँ तक आजा भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड क्वांटम। ओके, द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। और इसका रेडिएशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इससे एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ई इक्वल टू एच वी। यहाँ पे वी क्या है, न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है रेडिएशन का, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 10⁻27 अर्क होता है, और -34 यहाँ पे है। अ बॉडी कैन रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम NH, दैट इज 2h न्यू, 3h न्यू, NH न्यू, n इज द पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कोई भी बॉडी, ठीक है, एनर्जी रेडिएट करे, मतलब निकाले या एब्जॉर्व करे, हमेशा क्वांटा के फॉर्म में निकालता है, और वो होल नंबर होता है। मतलब एक क्वांटा, 2 क्वांटा, 3 क्वांटा, 4 क्वांटा, कुछ भी होगा, फ्रैक्शनली नहीं होगा। ठीक है, और उस क्वांटा को अपन एनर्जी के तौर पे बोलते हैं अपन एच न्यू। तो 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, ऐसे ऐसे करके NH न्यू। ठीक है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का है। इसका लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, सबने देखा होगा एक ज़बरदस्त। गर्मी के दिन में घर पे जो कुकर यूज करते हैं हम लोग ना, सोलर कुकर या ब्लैक वाला कुकर, या हाँ उसी के बेस पे क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वहाँ पे तगड़ा दिखेगा, रेडिएशन का एग्जांपल दिखता है। इतना सब जानने के बाद थोड़ी सी बात करते हैं अपन बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल देखो, बोर मॉडल में जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, इसके लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी पॉस्टुलेट, इसकी कहानियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर थ्योरी से क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, सीधे सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर मोशन करेगा, न्यूक्लियर के अगल बगल घूमेगा, लेकिन इस बार इसकी एनर्जी फिक्स होगी। और अगर एनर्जी फिक्स है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपना सेल चेंज करके किसी और के सेल में एंटर नहीं करेगा। और जब किसी के सेल में एंटर नहीं करेगा तो जिस सेल में है अब वहीं पे घूमते रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं, तो कोलैप्स करने का कोई चांस ही नहीं है, तो स्टेबिलिटी ऑलरेडी बढ़ जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच एंगुलर मोमेंटम, मतलब MVR इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना, MVR जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम उसी में जाके रिवॉल्व होगा। तीसरा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EMR, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और व्हेन इट जंप लोअर एनर्जी लेवल, मतलब ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी लेवल, एक्साइटेड स्टेट एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है अपने ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट मतलब लोअर एनर्जी लेवल पे है, मतलब N1 पे है, कहाँ पे, N1 पे, उसको एनर्जी देंगे तो कूद के वह
जाएगा आपको N2 पे, लोअर एनर्जी लेवल पे है, और एनर्जी देंगे कहाँ जाएगा, वो कूद के हायर एनर्जी लेवल मतलब N2 पे जाएगा। वैसे ही जब अपने इलेक्ट्रॉन से एनर्जी खींच लेंगे, अब जो अपनी एनर्जी उससे निकाल लें तो हायर एनर्जी लेवल से कहाँ चला जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल पे, मतलब N2 से चला जाएगा अपने N1 पे। इसका लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। मान जाओ आपके पास कुछ पैसे मिले, आप पैसा लेके बाहर निकल गए, घूमे फिरे, खाए पिए, खूब मौज मस्ती किए, शॉपिंग किए, लेकिन थोड़ा सा पैसा बचा लिए, लौट के कहाँ, घर पे आए। तो जब तक पैसा था तब तक खूब बाहर घूम रहे थे, खा रहे थे, मूवी देख रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। जैसे ही पैसा ख़त्म हुआ, घर की याद आई। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए भी है, जब कोई बाहर से एनर्जी देता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, तो जंप कर जाता है लोअर से हायर में। जैसे पैसा ख़त्म, सीधे लौट आता है हायर से लोअर में। ठीक है, तो यह चलते रहता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ट्रांजिशन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना। लोअर वाले को N1 बोलते हैं और हायर वाले को N2 बोलते हैं। इसी को फॉर्मूला का यूज से अपन 1/λ इक्वल टू V0 इक्वल टू RH इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर का फॉर्मूला अपन अप्लाई किए थे इसी के लिए। ठीक है, बताया था एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज इन इलेक्ट्रॉन जंप इज गिवन बाई DE। कितना इलेक्ट्रॉन लिया, सॉरी कितना एनर्जी लिया या कितना एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन एक जंप करने में। ठीक है, उसको होता है E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू h न्यू। ओके, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस ऑफ RH इंटू 1/n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लाइक हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस विथ एटॉमिक नंबर Z। रेडियस, हाँ रेडियस फॉर्मूला याद है भाई, याद बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू 52.9 × 10⁻52.9 इंटू n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर PM में होता है। n स्क्वायर बाई जेड हो गए, हाँ n स्क्वायर बाई जेड है। ठीक है, वैसे ही आपको एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आप याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, कुछ बाकी और कुछ याद नहीं रखना है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, हाँ सही है। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट के लिए -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना। ठीक है, यही फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसका याद रखना है इसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए 2.18 जेड बाई एन पर cm। तो याद क्या रखना है यहाँ से मालूम है, बोर में से याद रखना है इसका रेडियस, ठीक है, इसके एनर्जी और वेलोसिटी। एक बात और क्लियर कर दूँ, बोर का जो मॉडल है वो केवल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लगता है, और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वहीं पर लगेगा, बाकी और कहीं अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये मत पूछ देना सर कि अगले जहाँ पे मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ क्या लगेगा, तो वहाँ पे अलग है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में चलता है, और वहाँ लगता है अपना समरफील्ड मॉडल, जो हमें नहीं पढ़ना है हमारे 11th-12th के लेवल पे। बोर का मॉडल एक इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है, इसीलिए बोर मॉडल फेलियर मॉडल है। अब फिर किसी दिमाग में चल रहा होगा फेलियर मॉडल फिर पढ़ेंगे क्यों, तो इतना नहीं सोचना है, एग्जाम में आता है इसीलिए अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो कुछ लिमिटेशन है, सुन लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर्स फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। पहली बात ऐसे ही फेल हो गई, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बोर काम नहीं आएंगे। दूसरा, फेल टू अकाउंट फॉर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सोर्स ऑफ ए स्पेक्ट्रम इन प्लेस इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसमें जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, इस सब में जाकर फेल हुए थे। दूसरा, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज इग्नोर्ड इन द बोर्स एटॉमिक मॉडल। हाँ, डुअल नेचर भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था बोर्स के मॉडल में। ऐसे भी बोर महान थे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम करते थे, थ्योरी ज़्यादा देते थे। इनके ज्ञान देखोगे अगर हायर स्टडी में आप जाओगे तो हर जगह ज्ञान की बातें किए हैं, प्रैक्टिकल की बातें बहुत कम किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि जहाँ प्रैक्टिकल करते थे फेल हो जाते थे, इसलिए होशियार आदमी थे, थ्योरी देकर निकल लेते थे। ठीक है, और लिमिटेशन ऑफ बोर्स देखे लिए अपन। अब आता है डी ब्रोगली इक्वेशन के ऊपर। भाई केवल इक्वेशन याद रखना और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के इक्वेशन याद रखना, मच सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। डी ब्रोगली इक्वेशन केवल याद रखो, लैम्डा इक्वल टू h/mv और h/p। ठीक है, इनको यूज करते हुए डी ब्रोगली इक्वेशन को यूज करते हुए करना जब जहाँ क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे।
फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक लाइन सुन लो। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नहीं था, कुछ और था, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि यह पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ में एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम किसी भी मूविंग बॉडी का निकाल लें। कोई भी मूविंग बॉडी जो मूव कर रहा हो, घूम रहा हो, उसका एक साथ एक टाइम पे उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों निकाल लें एग्जैक्टली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी हमारा एक मूविंग बॉडी है और स्मॉल बॉडी है, वो भी घूम रहा होता है, तो उसका भी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन के लिए भी लगता है। जहाँ पे ठीक है डेल ऑफ एक्स, ये भाई डेल्टा एक्स है, या पढ़ना है डेल, तो तुम डेल्टा पढ़ते हो ना, ये नहीं है, ये डेल है, चेंज डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच बाई 4πm। ठीक है, हाँ, यह इससे रिलेटेड है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स हुए। उसके बाद अपन आते हैं सबसे ज़बरदस्त टॉपिक, यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त, इसको याद रखना ही रखना है, यह वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का, दैट इज क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर। ओके, एक क्वांटम नंबर में आपको अगर थोड़ा भी मजाक किए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा और सीधे सीधे गलत करा देगा, क्योंकि क्वांटम नंबर खूब आता है आजकल। 4 टाइप के होते हैं, यह प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। यह क्वांटम नंबर क्या है पहले ये समझो। क्वांटम नंबर एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जानकारियों का समूह है, सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो पूरी प्रॉपर बातें बताती है कि एक आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे, कहाँ, कितना ओरिएंटेड है, अरेंज्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, या सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसे मान जाओ कि हम फॉरेन गए हैं, ठीक है, और कोई हमसे पूछे कि कहाँ से आए हो, तो बताएंगे ना, ये हम इंडिया से आए हैं, हम इंडिया वाले हैं, तो इंडिया। फिर हमें कोई पूछे कि इंडिया में कहाँ से आए हो, तो सबका अलग अलग स्टेट है। मेरे से कोई पूछेगा, मैं बोलूँ मैं बिहार से आया हूँ, कोई बोले उड़ीसा से आया हूँ, कोई बंगाल से आया हूँ, कोई राजस्थान से आया हूँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ। जो जहाँ से आया अपना बताएगा स्टेट का नाम, फिर उसके अंदर पर डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएगा, फिर उसके बाद अपने गाँव का नाम बताएगा। कोई आपसे पूछे कि आप बताओ कि जब मैं ही था, विदेश गया था भाई, मान लो कि मैं, बात सही है कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ, मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट में भी रहता हूँ, मेरे अंदर जो गांव में भी रहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा पाई जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, मेरे गांव में है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में, इंडिया में है। आप बोलोगे सर ये कौन सा क्वेश्चन है, अगर आप गाँव में पाए गए तब भी जिला हो गया, जिला में पाए गए तो स्टेट हो गया, स्टेट पाए गए तो कंट्री भी हो गया। भाई बात सही है, बात सही है, लेकिन एग्जैक्ट हम कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, इसकी बात ही बताना हमें ज़रूरी होता है। दूसरा तरीका बता रहा हूँ समझने का। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, आपके स्कूल का एक लोकेशन है, पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और उस एरिया में आपका स्कूल है, और स्कूल में आपके बहुत सारे बिल्डिंग हैं, और उस बिल्डिंग के अंदर आपका पार्टिकुलर एक क्लासरूम है। तो क्लासरूम आपका एग्जैक्ट पोजीशन होगा जहाँ आप पाए जा रहे हो। बात सही है कि आप स्कूल में हो, बात ये भी सही है कि आप उस पार्टिकुलर लोकेशन में हो, ये सारी बातें सही है, लेकिन आप प्रॉपर कहाँ से आते हो, किस स्टैंडर्ड से आते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, यह सब क्लास के अंदर जाने के बाद मालूम चलेगा भाई, है कि नहीं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए भी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ का है, आप किस क्लास के हो, किस बिल्डिंग के हो, किस स्कूल के हो और किस लोकेशन के हो, ये सब बातें आपके बारे में हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको अपन एन से इंडिकेट करते हैं, इट टेल्स द मेन सेल इन विच द इलेक्ट्रॉन resides and the approximately distance of the electron from the nucleus. Maximum number of electron a cell can be accompanied as 2n square. इतनी कहानी कहने से बढ़िया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n है, जो हमारा n जो होता है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको अपन पीरियड नंबर भी बोलते हैं। यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो किस सेल से आ रहा है, किस सेल से, ध्यान रहे, बताएगा, या सेल के बारे में बताता है। KLMN जो सेल है ना, उसकी जानकारी n से मालूम चलेगा। फिर आता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको अपन आई बोलते हैं, यह सबसेल के बारे में बताता है। सबसेल, इस सेल के अंदर सबसेल जो है ना SPDF, उसके बारे में बताएगा आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको अपन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, दिस सब्सिडियरी ऑर्बिट विद इन अ सेल विल बी डिनोटेड एज SPDF। ठीक है, दिस टेल द शेप ऑफ द सबसेल, जो सबसेल है उसके शेप के बारे में बताता है। अपन जानते हैं कि S है स्पेरिकल है, P जो है डम्बल है, D जो है डबल डम्बल है, F है कॉम्प्लेक्स है। तो एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में बताएगा और सबसेल के शेप के बारे में बताएगा।
ठीक है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन बोले तो क्वांटम नंबर, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देयर आर एन पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n-1। हाँ, एक एन के लिए जो वैल्यू होगा ना यहाँ पे आई का, वो -1 n-1 तक जाएगा। मतलब अगर एन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 तक जाएगा। देखो, जैसे वैल्यू ऑफ आई 0 है तो सबसे नोटेशन एस होता है, 1 है तो पी होगा, 2 है तो 3 होगा, डी होगा, 3 है तो एफ होगा, 4 है तो जी होगा। मतलब हमें रिलेट करना है यहाँ पे इस इक्वेशन को आई और एन से रिलेशन में, यहाँ पे अपने को इक्वेट करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको अपने को इक्वेट करना है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से, मतलब -1 के टर्म में चलता है। फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको एम से इंडिकेट करते हैं। इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रिफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबसेल। एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसा है, प्रिफर्ड ओरिएंटेशन कैसा है, वह सब बताया जाता है सबसेल के बारे में। जैसे बोलते हैं ना पी 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है कि नहीं। तो एक्स पे अलग है, वाई पे अलग है और जेड पे अलग है। तो ये एक्स वाई जेड की बात है, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होने के बाद सब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मालूम चलता है। अब आओ काम की चीज़, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आई दिया हुआ है, वहाँ से आपको निकालना है एम। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आई देयर आर 2i+1 पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम स्टार्टिंग फ्रॉम -l to +l, ठीक है, माइनस से प्लस तक चलता है, -i to +i। जैसे कि मान लो वैल्यू ऑफ आई दिया हुआ है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, तो 0 अगर था तो सबसेल एस था, वैल्यू ऑफ एम क्या होगा, 0 होगा। अगर आई वैल्यू 1 है तो नोटेशन का सबसेल का पी होगा, पी में क्या होगा माइनस, देखो यहाँ पे -2 प्लस चलता है ना, तो कितना 1 का क्या बोलेंगे -1, 0 +1। यहाँ पे एक लाइन बोल दूँ, यह -i to +i चलता है इंक्लूडिंग 0, -i to +i इंक्लूडिंग 0, ठीक है, -i to +i इंक्लूडिंग 0। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई 2 है तो क्या हो जाएगा -2, -1, 0, +1, +2। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 हुए ना, 5, ठीक है। यहाँ पे पी में 3 हो रहे थे, -1, 0, +1। वैसे ही यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ आई 3 है तो एफ होगा, और इसके लिए क्या होता है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, 7 होते हैं ना इसके। एफ के 7 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, डी के 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, पी के 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, एस के 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ओके, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में बताया जाता है, इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। देयर आर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज +12 एंड -12। यह मतलब डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रॉन स्पिन का कैसा है। अगर अपर एरो है, एरो का डायरेक्शन ऊपर है तो +12 होता है, और नीचे है तो -12 होता है। ऐसे 2 तरीके का अरेंजमेंट होता है, पैरेलल स्पिन और पेयर्ड स्पिन। पेयर्ड स्पिन में हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे, और पैरेलल स्पिन में दोनों एरो ऊपर या दोनों एरो नीचे, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो पढ़े ही नहीं है, सुने ही नहीं है, ठीक है। तो बता दूं बहुत सारे बुक में लिखा भी नहीं रहता है यह पैरेलल और पेयर्ड, बट 2 टाइप के स्पिन होते हैं, पैरेलल स्पिन और पेयर्ड स्पिन, ओके। अब कुछ चीज़ें हैं, रूल्स ऑफ फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके लिए आप वाउ प्रिंसिपल, फॉलोइंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल और एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है। मैं आपको 2 बातें बोलता हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम का है और कॉपर का 2 कन्फिग्रेशन थोड़ा सा उल्टा चलता है, अलग है। इसके डी के चक्कर में एस को हाफ फिल करना पड़ता है, ठीक है। और निकालने का तरीका यही है, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन निकालने का तरीका आपके सामने दिख रहा है, या एरो के साथ में देख लो इसको, थोड़ा सा उतना ही जूम करो जितना दिख जाए, हाँ इतना, हाँ ये दिख रहा है ना सामने। 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, फिर 3d, नहीं 1s, 2s, 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, ऐसे ही सो ऑन चलते रहता है। इसी पैटर्न के हिसाब से अपन कन्फ्यूजन निकालते हैं। 24 नंबर और 29 नंबर एटॉमिक नंबर वाले को ध्यान रखना है, बाकी सबका सेम होता है। और कन्फ्यूजन अपने को केवल एंड केवल जानना है एटॉमिक नंबर 40 तक, 40 तक।
तो आज के क्लास में हमने यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर से इम्पोर्टेंट सारी बातें हमने देख लिया। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। बाउ प्रिंसिपल के बारे में इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आप बाउ प्रिंसिपल के बारे में या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या हुन्स रूल या यहाँ पे एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन, ये सब बातें इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। या नॉलेज के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हमारा फिनिश हुआ। ये जो PDF दिख रहा है आपके सामने 6 पेज का, इसको मैं जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे नीचे तो आपको मिल जाएगा।